नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 30 जून 2024 की तारीख, ये तारीख आप पहले नोट कर लीजिए। इस तारीख के बाद किन-किन प्रदेशों में चुनाव हुए? सबसे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए और फिर दिल्ली के चुनाव। 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बहुमत लाकर के सरकार बनाई। लेकिन क्या ये तीनों राज्यों की सरकारें, भाजपा की सरकारें, अवैध सरकारें हैं? क्या ये सरकारें बर्खास्त हो सकती हैं? क्योंकि जो सबूत तमाम रिसर्च के बाद हमारे साथी संतोष पाठक ने निकाले हैं, वो सबूत अगर सीजेआई के सामने जाते हैं, तो सीजीआई को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। हालांकि दौर और हालात थोड़े अलग हैं। इस दौर में सबूत कोई देखना ही नहीं चाहता है। बहुत सारे जरूरी मसले लोकतंत्र के लिए और चुनाव के लिए जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में धूल फांक रहे हैं, तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। तारीखें आती हैं तो फिर अगली तारीख लग जाती है। राजीव कुमार भी इसमें कसूरवार होंगे। 30 जून की तारीख मैंने क्यों कही है? 30 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है, कहीं दस्तावेजों में, कहीं रिकॉर्ड्स में कोई नाम नहीं है। हर पार्टी का अध्यक्ष ये बाकायदे चुनाव आयोग के पास अपडेट होता है। जो भी प्रक्रिया फॉलो की जाती है पार्टियों के संविधान के मुताबिक, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा जो है कहते हैं ना फाइलबद्ध, पन्नाबद्ध करके, पन्ने इकट्ठा करके, दस्तावेज सारे जुटा करके और उसको सबमिट किया जाता है, जमा कराया जाता है चुनाव आयोग में। और चुनाव आयोग के लिए भी ऐसा नहीं कि वो अपने घर में रख लिए ले जाके फाइल, वो ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है, किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी कौन चला रहा है? क्या भूत चला रहा है? बड़ा सवाल। अब मैंने कहा क्यों अवैध हैं ये सरकारें, क्यों बर्खास्त होनी चाहिए, हो सकती हैं? जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गुमशुदा है, गुमनाम है, कौन है पता ही नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा अवैध राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। एक अवैध राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे पार्टी की मीटिंगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संचालित करता है? कैसे चुनाव समिति की बैठकें होती हैं? कैसे प्रत्याशी फाइनल किए जाते हैं जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के भीतर? यानी पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया, आपके प्रत्याशी अवैध हो गए। अगर प्रत्याशी अवैध है तो वो चुने गए, उनका निर्वाचन अवैध हो गया और अवैध तरीके से निर्वाचित विधायकों की सरकार अवैध हो गई। ये मोटा मोटा तर्क है। संतोष पाठक को जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़िए। मैं सीधा चलता हूं क्योंकि मैंने केवल सारांश बताया है। सबूतों को दिखा करके, एक एक करके दिखा करके, समझा करके आप तक ला रहे हैं संतोष। संतोष, क्या है ये मामला? बिना अध्यक्ष वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन हो गया। जरा दिखाइए। और मैं कंट्रोल रूम से कहूं, जब दस्तावेज दिखाएं तो अगर जरूरत पड़े तो हमें भी हटा दें या फुल फ्रेम में, जैसे मतलब दर्शक देख पाए, तो सुविधा अनुसार दिखाइए। संतोष के हवाले। संतोष, जरा बताइए, ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले तो न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को नमस्कार। और ये सबसे बड़ी खबर मैं कह सकता हूं कि आज के दौर के हम इसको कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी जो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लापता है। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लापता है, लेकिन इस बीच जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, 5 राज्यों में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। और जो अध्यक्ष अवैध हैं, उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्य शामिल हो चुके हैं। इन तमाम तथ्यों को मैं एक-एक करके देश की जनता के सामने लाऊंगा और देश की जनता जब ये देखेगी तो उनको भी लगेगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने उस नारे को सही साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है।
डर तो तब होता है ना जब ऊपर कोई देख रहा होता है। यहाँ तो ऊपर वाले मिले हुए हैं। अदालत में जब मामला जाता है तो जज साहब कहते हैं नहीं समय नहीं है। राजीव कुमार से पूछा जाए तो वो शेरो शायरी करने लग जाते हैं। पता नहीं हिमालय जाने वाले थे, अब हिमालय अभी गए कि नहीं गए। लेकिन अगर इस मामले पर कार्रवाई होगी तो जेल जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जिन राज्यों में जीती है, सरकार चला रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, या अभी ताजा ताजा उदाहरण दिल्ली, इन तीनों राज्य सरकारों को कायदे से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर विधायकों का निर्वाचन या विधायकों का चुना जाना अपने आप में अवैध है। क्योंकि जिस व्यक्ति को पार्टी के सिंबल बांटने का या पार्टी के सिंबल पर हस्ताक्षर करने का अधिकार जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से दिया गया वो खुद ही अवैध है, तो पूरी की पूरी टीम अवैध है। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी, हालांकि हो सकता है आशीष जी की ये खबर चलाने के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट को भी कहे कि नहीं नहीं अब पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो इतने 100 साल लग जाते हैं उसको लोगों को दिखाने में। तो मैं 10 मिनट में 5 मिनट में कोशिश करूंगा कि इन सबको दिखा सकूं। सबसे पहले आपको बता दूं चुनाव आयोग क्या होता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन हो गया, चुनाव चिन्ह देता है, वो भी हो गया। उसके बाद उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर राज्य स्तरीय दल यानी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल की तरफ से क्या होता है कि जब जब उनकी टीम में बदलाव होता है या उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो बाकायदा वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर का एक नमूना, जैसे बैंक में जाते हैं ना तो हमें नमूना सिग्नेचर करने पड़ते हैं 3-4 लोगों को, अब तो सबके लगभग बैंक के खाते खुल गए, तो उसी तरह से एक नमूना सिग्नेचर किया जाता है। पार्टी की तरफ से ये लगातार बताया जाता है कि उनका अध्यक्ष कौन है, कब चुना गया, कैसे चुना गया, और इस बात की जानकारी अभी तक देश के तमाम राजनीतिक दल देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 30 जून 2024 के बाद ये जानकारी देना भूल गई। यानी आज की तारीख में मैं आपसे बात करूं तो चुनाव आयोग जिसके पास तमाम राजनीतिक दलों का डाटा है, चुनाव आयोग को यह नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ये चुनाव आयोग को नहीं पता है। और मैं अब सीधे तथ्यों पर आता हूं, एक एक करके दर्शकों को बताता हूं। कंट्रोल रूम से कहूंगा कि स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट दिखाएं। और ये जो चुनाव आयोग की अगर जो वेबसाइट देखेंगे, आप इसमें देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, और क्या-क्या बताया गया है इसमें तमाम देखिए। सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन ऑफ बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा जो मायावती की पार्टी है, इनका जो इलेक्शन हुआ था डेट 17 जनवरी 2025। ये मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या है, लेकिन नीचे आप आते जाइए। बीजू जनता दल का है उसके नीचे आएंगे तो पार्टी रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन यानी पूरे कंडक्ट के बारे में बता रखा है। उससे नीचे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांगठनिक चुनाव हुआ, जनता दल सेकुलर जो कि एचडी देवगौड़ा साहब की पार्टी है, उसके नीचे आइए तो एआईएडीएमके की पार्टी, उसके बाद जेडएनपी हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डीएमके, सीपीआईएम, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार की पार्टी है, और फिर भारतीय जनता पार्टी। नीचे अगर आते जाएंगे तो तमाम देश के जो राजनीतिक दल है, वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो या नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हो, ये तमाम लोग अपने अपनी पार्टी में जो संगठन के इलेक्शन होते हैं उसके बारे में वो डिटेल चुनाव आयोग को भेजते हैं और चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने से पहले जरा जो सबसे ऊपर दिख रहा था इस चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसको खोलता हूं। ये बहुजन समाज पार्टी का है, और बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा चुनाव आयोग को ये बताया है कि उनकी पार्टी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कब चुनी गई है, कैसे चुनी गई है। और ये डिटेल देखिए, ये कुमारी मायावती जो कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लेटर पैड पे ये लिखा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा गया है। 30 अगस्त को ये लेटर भेजा गया था। 2 सितंबर 2024 की चुनाव आयोग की रिसीविंग भी है, यानी चुनाव आयोग ने इसको रिसीव भी कर लिया है। और इसमें क्या बताया गया विषय देखिए, पार्टी के संविधान के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना। इसमें बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो संविधान है 21 राज्यों में सदस्यों की संख्या के आधार पर सेंट्रल डेलीगेट्स के चुनाव करवाए गए थे। और उसके बाद 27 अगस्त 2024 को 12 मॉल एवेन्यू प्रदेश पार्टी कार्यालय लखनऊ में जो बैठक हुई, और इसमें जो चुनाव अधिकारी थे सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नाम प्रस्तावित करने का समर्थन करने के लिए सेंट्रल डेलीगेट्स को आमंत्रित किया। देश के 21 राज्यों से आए हुए सेंट्रल डेलीगेट्स द्वारा केवल मेरे
यानी मायावती अपने लेटर पैड पे लिख रही है कि केवल मेरे नाम को प्रस्तावित तथा समर्थित किया गया, अतः चुनाव अधिकारी श्री सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु कुमारी मायावती जी को सर्वसम्मति एवं निर्विरोध चयनित होने की घोषणा की गई। यानी बहुजन समाज पार्टी ने ये पत्र लिखकर बाकायदा ये बताया चुनाव आयोग को कि मैं फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हूं, और नीचे पूरा डिटेल दे रखा है कि कौन से राज्य में पार्टी के कितने सदस्य हैं। यानी उत्तर प्रदेश का देखिए कितने सदस्य हैं, उसमें से सेंट्रल डेलीगेट्स कितने चुने गए, राज्यों के डेलीगेट्स की संख्या कितनी थी, ये तमाम जानकारी देते हुए बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मायावती फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। फिर मैंने सोचा कि चलिए नीचे आते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले देश की सत्तारूढ़ पार्टी, तो अब मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का दिखाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए लेटर और जानकारी को जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे दे रखा है, उसको देखने के बाद मैं बहुत ही भौचक्का रह गया। समझ ही नहीं आएगा, दर्शकों को भी नहीं पता लगेगा कि 30 जून 2024 के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं अरुण सिंह जो कि राज्यसभा के एमपी है, जनरल सेक्रेटरी है, हेडक्वार्टर के यानी राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी महासचिव है। 28 अगस्त 2023 को इन्होंने लेटर लिखा, जसमीत कौर को अंडर सेक्रेटरी हैं चुनाव आयोग में, उनको लेटर लिखा, और इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और क्या लिखा उसमें नीचे देखिए, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, और डेट ऑन विच अगला इलेक्शन में चाहूंगा, अगला पेज में चाहूंगा दिखाए जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स, कंट्रोल रूम से कहूंगा, हाँ ये देखिए कब इलेक्शन बता रहे हैं, 24 जनवरी 2020 को इलेक्शन बता रहे हैं। ये 28/8/2023 का लिखा हुआ पत्र है। ये बता रहे हैं कि 2350 डेलीगेट है, लिस्ट उसकी इंक्लूज हो रखी है, और इसमें बता रखा है कि डेट ऑन विच नेक्स्ट इलेक्शन इज ड्यू, जून 2024। यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जो लेटर भेजा, उसमें चुनाव की जो अगली डेट बता रखी है वो जून 2024 बता रखी है। और नीचे पूरा वो दे रखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है, ये तमाम जानकारी दे रखी है। लेकिन चूंकि उसमें मोबाइल नंबर भी है, उसमें उनके मेल आईडी भी है, और नीचे जेपी नड्डा के सिग्नेचर के नमूने भी है, तो इसलिए वो वाले पेज में आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन वो सब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, कोई भी आदमी जाकर उस पर देख सकता है। और अभी तक तो है, आगे पता नहीं है या नहीं। और अगला लेटर मैं दिखा रहा हूं, ये जो लेटर लिखा गया है 20 जनवरी 2023 को, मैं फिर कह रहा हूं 20 जनवरी 2023, ये लेटर आशीष जी फिर अरुण सिंह ने, चूंकि कार्यालय प्रभारी है, मुख्यालय प्रभारी है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, जो अपॉइंटमेंट के जो आदेश जारी होते हैं जेपी नड्डा के आदेश से, वो भी अरुण सिंह जारी करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, काइंडली रेफर टू आवर लेटर डेटेड 24 जनवरी 2020, यानी 24 जनवरी 2020 को जो लेटर लिखा था, जिसमें ये बताया गया था कि जेपी नड्डा को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है, तो उस 2020 में लिखे गए लेटर का एक तरह से एक्सटेंशन इसको मान सकते हैं। और इस लेटर में बाकायदा अरुण सिंह ये बता रहे हैं, जो कि 2023 में लिखा गया है, कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई 16 और 17 जनवरी को न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाकर 30 जून 2024 तक कर दिया गया। यानी ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसला लिया गया था, उसकी सूचना एक तरह से दे दी गई चुनाव आयोग को कि देखिए उनका कार्यकाल जो 2023 में खत्म होना था, हमने उनके कार्यकाल को, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 30 जून 2024 तक किया गया। अब मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो जो प्रस्ताव है, वो मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि आपको दिखाए, कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कंट्रोल रूम से कहूंगा कि आपको दिखाए, और ये देखिए वो प्रस्ताव है, ये भी बाकायदा चुनाव आयोग को भेजा गया है। 16-17 जनवरी का प्रस्ताव था, और इसमें बड़ा गौर कीजिएगा, कारण क्या बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के अध्यक्षीय कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मानना है कि पार्टी की नई सदस्यता तथा बूथ इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नए संगठनात्मक गठन की प्रक्रिया को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूरा होने में पर्याप्त समय लगेगा। ऐसे में इस प्रक्रिया को ठीक ढंग से पूरा करने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का कार्य किया जा सकता है, और अतः जून 2024 तक बढ़ाने की बात कही गई। और ये लेटर कब भेजा गया, 17 जनवरी 2023 को भेजा गया, बाकायदा इसको अटैच करके भेजा गया। महेंद्र कुमार है जो कि कार्यालय के, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यालय है, उनके वो कार्यालय सचिव है, 17 जनवरी 2023 की तारीख। और इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट बिल्कुल खामोश है, हालांकि कारण भी अपने आप में गलत है।
आशीष जी, ये कहा गया कि सांगठनिक चुनाव होने में देरी लगेगी, तो जो लिख के दिया गया है, जबकि जो हम्म, बयान दिया गया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, उस प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को कवर कर रहा था। ये हमें कहा गया कि चूंकि सवा साल बाद हम्म, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो हम्म, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। यहां कहा गया कि सांगठनिक चुनाव होने में समय लगेगा, इसलिए जो कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, महीने देखिएगा, उसको जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो खैर उस कारण पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन जून 2024 के बाद, 30 जून 2024 के बाद नड्डा का कार्यकाल कब बढ़ा, किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ा, उसकी कोई सार्वजनिक सूचना ना तो मीडिया के पास है, ना आम जनता के पास है। और अब तो चुनाव आयोग की वेबसाइट जो मैंने सारी खंगाल ली, चुनाव आयोग की वेबसाइट के पास भी नहीं है, चुनाव आयोग को भी नहीं पता है कि 30 जून 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अब आते हैं इसके टेक्निकल मसले पे। उसके बाद क्या हम्म, हुआ आशीष जी, हरियाणा, हम्म, मैं जीते हुए राज्यों की बात कर लेता हूं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हम्म, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तमाम लोग चाहे तो सर्च करके जा सकते हैं, बीजेपी का अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के इन इन उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति दी गई, हरियाणा के इन इन उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति दी गई, दिल्ली के इन इन नामों पर स्वीकृति दी गई। तमाम फोटो पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री बाकायदा अपनी गाड़ी में बैठकर लाइट जलाते हुए, कभी कभी लाइट जला देते हैं आगे का ताकि फुटेज आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय उतरते हैं, जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, वहां पे मोदी चालीसा पढ़ा जाता है पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, और उसके बाद नाम पे टिक लगाया जाता है। अध्यक्षता में कौन, जेपी नड्डा। हम्म, जेपी नड्डा खुद वैध अध्यक्ष नहीं है 30 जून 2024 के बाद, लेकिन उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए, उनके आदेश से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, अरुण सिंह जारी करते हैं, बाकायदा उसमें लिखा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद। इतना ही नहीं, बल्कि सांगठनिक नियुक्ति भी की गई, चुनाव प्रभारी की, चुनाव सह प्रभारी की, अलग अलग हम्म, राज्यों में प्रभारियों की, कई प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई। ये तमाम नियुक्ति बिल्कुल अवैध है। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने एक बार ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहा था कि पार्टी हमारी है, हम जैसे चलाए हमारी मर्जी है। ठीक है, वो पार्टी नहीं जैसे नहीं चलाए नहीं, उनकी मर्जी है। पार्टी के लेकिन यहाँ एक मिनट में रोकूंगा। वो नेता जो कहे थे, दरअसल ये भाजपा वाले अब कुछ भी बोलने लगे हैं। पार्टी हमारी है तो आपकी अगर पार्टी कहीं दुकान खोलकर धनिया मिर्चा बेच रही होती तो चाहे जैसे बेचते आप। आपकी पार्टी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, हमारे जो है चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। मत लड़ो चुनाव, जैसे मन करे चलाओ भाई, एनजीओ हो जैसे मन करे, एनजीओ का भी ऑडिट होता है गुरुजी। एनजीओ चलाओ, ट्रस्ट चलाओ, उसका भी ऑडिट होता है। पार्टी चला रहे हो, इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हो, इस देश के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हो, अपने मन से कैसे चला लोगे हमारी पार्टी जैसे चलाए है? आज की तारीख में तो घर की खेती प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बता रहे हैं ये फसलें आप लगाइए। खेत हमारा है, किसान कह सकता है हमें जो मन करेगा वो फसल हम लगाएंगे। वहां तो सरकार कहती है कि हम बता रहे हैं आपको फसलें आपको कौन सी लगानी चाहिए, जबकि वहां पर उसके पास पूरा हक है। आप करो पार्टी हमारी अपने मन से चलाएंगे। दरअसल ये विपक्ष का निकम्मापन, नकारापन है। नहीं तो ये मसला, संतोष, मैं लीगल में जाकर के कहता हूं, कितना भी वो संजीव खन्ना हो, चंद्रचूड़ हो, आगे सूर्यकांत आ जाएंगे, कोई आ जाए, ये अगर प्रोसेस उसमें, भाई अगर न्यायपालिका नहीं सुनेगी, देश देखिएगा ना, सबको देख रहा है देश। आज नहीं तो कल लोगों को लग रहा है कि देश देखता रहेगा, देख के कुछ नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल हिसाब सबका होगा, इंसाफ सबका होगा। ये मामला अगर अपोजिशन ही अब लेके जाते हैं ना, फला आदमी, भाजपा वाले कितने सारे सांसदों का मामला ले लेकर के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फलाने ने अपने एफिडेविट में एक मुकदमा छोड़ दिया था, नहीं बताया था जी। हाँ, अरे आपने तो पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया को धता बता दिया। अवैध अध्यक्ष, अध्यक्ष है ही नहीं है, जो आप चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में अध्यक्ष नहीं है, वो अध्यक्ष पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, उसकी मीटिंग में प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं, वो अध्यक्षता कर रहा है। आपका तो पूरा, जितने विधायक हैं, जितने 5 राज्यों में हुए, 3 राज्यों की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर और झारखंड में जितने विधायक हैं सबकी योग्य, सबकी जो है विधायकी निरस्त होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन को ये बहुत लीगल मैटर है जो आप दिखा रहे हो।
हम नहीं है एक्सपर्ट, हम अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल नहीं है, लेकिन जो मुझे देख के समझ में आ रहा है, हमने छोटे छोटे चुनाव को भी देखा है, चिटफंड में रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार कैसे छोटे छोटे सोसाइटियों के चुनाव जो होते हैं, एओए के, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के, आरडब्ल्यू के, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, उन चुनावों में कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल के बाद एक्सटेंड हो गया तो क्या होता है। तो ये तो चुनाव आयोग है, इसके पास तो असीमित अधिकार है, संविधान से इसको शक्ति मिलती है। ऐसे कैसे, ये फाइनल सवाल मैं समझना चाहता हूं, सीधा सपाट, ये मामला अगर लीगल में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर एक्शन ले संविधान का कस्टोडियन बन के, तो क्या सरकारें एक लाइन से धड़ाधड़ नहीं चली जाएंगी? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम होंगे, बल्कि 3 महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। नंबर 1, जितने इलेक्शन सिंबल बाँटे गए, जितने इलेक्शन सिंबल पर हस्ताक्षर किए गए, जिन लोगों ने नामांकन भरा, उन सबका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाएगा। और जैसे ही ये निर्वाचन अवैध घोषित हो जाएगा, तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप स्वतः ही गिर जाएगी। किसी को बर्खास्त करने की जरूरत नहीं, जब विधायक ही अवैध हो गए, उनका निर्वाचन ही हाँ। अवैध हो गया, तो सरकार बर्खास्त करने की जरूरत नहीं, सरकार गिर गई। इसके बाद जहां-जहां वो विपक्ष में है, चाहे वो झारखंड की बात करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं, वहां भी उनके तमाम विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। ये तो पहला प्रभाव होगा। इससे भी बड़ा प्रभाव होगा, जो हमें देखना होगा, क्योंकि इससे जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है कि चुनाव आयोग के एक और नियम की अवहेलना कर दी। 5 साल से ज्यादा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। 30 जून 2024 के बाद कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और जनवरी 2025 के बाद भी नड्डा जिस तरह से अवैध राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदेश जारी कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं, निर्देश जारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीएल संतोष ने निर्देश दिया था कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे कुंभ में तमाम कार्यकर्ताओं को लगा दिया था कि भाई योगी आदित्यनाथ फेल हो गया, आप उतर जाओ, कुंभ में लोगों की मदद करो। ये तमाम आदेश अवैध है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मान्यता, भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कायदे से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल की समय सीमा भी खत्म हो गई, क्रॉस हो गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद अवैध होंगे, और नरेंद्र मोदी समेत पूरी सरकार की एक तरह से विदाई हो जाएगी। ये मामला बहुत बड़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि जो बड़े-बड़े वकील विपक्षी दलों में है ना, जब उनके अपने ऊपर या नेताओं के ऊपर आती है, तब तो वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन देश से जुड़ा इतना बड़ा मसला, देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला, देश के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा धोखा, जिस पे पहले राजीव कुमार खामोश थे, अब ज्ञानेश कुमार खामोश है, इस पर विपक्षी दल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एज़ ए राजनीतिक दल अब कम से कम इन नियमों के उल्लंघन के बाद एग्जिस्ट करने के लायक है नहीं आशीष जी। बिल्कुल, और खैर उन वकीलों और अपोजिशन की क्या बात की जाए, अपोजिशन इस लायक होती तो फिर ये हालात ही क्यों होते। अपोजिशन अगर लड़ रही होती, अपोजिशन पढ़ रही होती, अपोजिशन समझ रही होती, नहीं, अपोजिशन उस लायक ही नहीं है। अब सवाल 2 है, अगर 30 जून, अब मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी बचानी है, दोनों बातें, हालांकि ये सब कपोल कल्पनाएं ही आपको लग सकती हैं, या 3 राज्य की सरकार, अगर 30 जून के बाद, 30 जून तक ही जेपी नड्डा अध्यक्ष थे, उसके बाद अवैध रूप से सब हो रहा है, तो 3 राज्यों की सरकारें जाएंगी। और अगर बैक डेट में ये लगाया जाता है कि नहीं, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बैक डेट में ही लगा देते हैं कि बैक डेट में नहीं, एक चिट्ठी थी वो अपलोड नहीं कर पाए थे ऑनलाइन, तो 5 साल से ज्यादा हो गया है, पार्टी मान्यता रद्द होगी, और मान्यता रद्द होगी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। दोनों में से है रास्ता, बैक डेट में लगा करके इनको अध्यक्ष कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या अध्यक्ष आज भी जेपी नड्डा है? तो अगर आज भी है तो पार्टी की मान्यता जाएगी, और अगर 30 जून तक थे तो 3 राज्य की सरकार जाएगी। भाई 30 जून तक ही थे तो 5 साल नहीं थे तो बच जाएगी, पार्टी बचेगी, 3 राज्य की सरकार। अब किसे कुर्बान करना है, ये ना हम तय कर सकते हैं, ना संतोष तय कर सकते हैं। ये तो इस देश की न्यायपालिका को तय करना है, चुनाव आयोग भी उसकी चपेट में है, और विपक्षी दल, जिनको नीतिगत मसलों पर, संवैधानिक मसलों पर, कानूनी मसलों पर तर्कपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें इजाजत दीजिए, हमारा तो काम है बस सिर्फ जो है सूचनाएं जो हमको नजर आती हैं, मेहनत करते हैं बहुत, कम से कम मुझे लगता है कल से लगातार इसी के एक एक पन्ने पढ़ने में लगे थे संतोष,
तो इतनी मेहनत करके आप तक खाली सूचना हम ले आते हैं, आप तक बता देते हैं, आपकी गालियाँ भी खा लेते हैं, इतना ही में हम लोग खुश हैं। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद संतोष, नम बहुत आपने नमस्कार। मेहनत की है।